अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, वेलकम टू द शो ब्राइट शेडोज़। ब्राइट शेडोज़ में आज हम बात करेंगे एक बहुत ही सीनियर बैंकर के साथ एंड हु हैज़ बीन एन इंडिपेंडेंट कंसल्टेंट एज वेल। इनका जो मेनली जो स्पेशल जो एरिया है वो है कंप्लायंसेस एंड यू नो अबाउट फाटेफ और जिस तरह के हमारे ऊपर अभी ग्रे लिस्ट में आज भी हम मौजूद हैं। जी अस्सलामुअलैकुम फैज़ल साहब। वालेकुम अस्सलाम। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आज स्पेशली काफ़ी अरसे के बाद आपसे मुलाकात हो रही है एंड आई थिंक इट्स प्रोबेबली योर फर्स्ट टीवी शो। That is right, and thanks a lot for giving me this opportunity. थैंक यू सो नाइस ऑफ यू। अच्छा, सबसे पहले मुझे आपका वो जो जहाँ से आपने स्टार्ट किया योर करियर, किस तरह से आपने करियर स्टार्ट किया एंड क्यों आप बैंकिंग की तरफ और स्पेशली बाद में आप कंप्लायंस की तरफ आए, ये थोड़ा सा अपना एक ओवरव्यू दीजिएगा। जी, बैंकिंग का मुझे जो इंटरेस्ट पहली दफ़ा पैदा हुआ था वो था आफ्टर आई हैड डन माय बीकॉम एंड उस वक्त एक रिक्वायरमेंट होती थी 3 months की इंटर्नशिप की। ओके। आफ्टर यू हैड टेकन द बीकॉम फाइनल एग्जाम देन देयर वाज अ रिक्वायरमेंट to complete a 3 months practical training or internship without which one couldn't be awarded the BCom degree. ठीक है। So that I had done at Citibank in Lahore. Okay. So वो जो मैंने 3 महीने वहाँ काम किया, उसको शौकत तरीन साहब होते थे वहाँ के ब्रांच ऑपरेशंस हेड। ओके। और उनसे मेरा कोई ज़ाहिर आई वाज जस्ट एन इंटर्न, ठीक। तो इतना ज़्यादा कोई इंटरेक्शन तो नहीं हुआ था, बट उनको फिर भी जो उनका स्टाइल था काम करने का उसका मुझे देखने का मौका मिला था। So I learned a lot in Citibank and I actually like their culture as well. And so banking in general and Citibank especially in particular, उसने मुझे बहुत impress किया। तो जब मैं बाहर पढ़ने के लिए गया for my BBA and then MBA from the US, तो I had made up my mind very firmly that I would like to be a banker. So I applied to some different banks. And finally, got a job with Bank of America in Pakistan. Great. So I joined them as a management trainee. और उसके बाद फिर I handled different responsibilities progressively. और उस वक्त ये था कि बैंकिंग इंडस्ट्री जो थी पाकिस्तान में, मैं ये बात कर रहा हूँ 80s की, काफ़ी फ्लरिश कर रही थी। There were some new banks, they were also coming on the horizon. Okay. और मल्टीनेशनल बैंक्स भी उस वक्त खासी तादाद में थे। फॉर एग्जांपल ये जो आपके बड़े 3-4 अमेरिकन बैंक्स हैं, सिटी बैंक, बैंक ऑफ अमेरिका, उस वक्त अमेरिकन एक्सप्रेस भी, और इसके अलावा चेज मैनहट्टन भी, जी, एएनसी ग्रीनलेस, और इसके अलावा अभी चार्टर्ड बैंक उस वक्त कहा करते थे, स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक आल्सो, दैट वाज आल्सो देयर, एंड देन देयर वर सम गल्फ बेस्ड बैंक्स आल्सो। So I think it was quite a big community of bankers, and so mainly multinational banks का होल्ड था उस वक्त पाकिस्तान में। जी, मल्टीनेशनल बैंक्स का काफी होल्ड था। They actually commanded quite a big market share in terms of their customers, in terms of their deposits and profitability as well. So ये नहीं है कि जो लोकल बैंक्स थे वो डायनामिक नहीं थे, उनमें से भी कुछ बैंक्स उस वक्त काफी डायनामिकली काम कर रहे थे। आगा हसन आब्दी ने पहले यूबीएल बनाया, राइट, एंड देन बीसीसीआई। जी, दैट्स राइट। तो बीसीसीआई in particular it used to be like an icon, okay, for the bankers at that point of time, and क्योंकि वो लोग बीसीसीआई में ट्रेनिंग उनको बहुत अच्छी मिलती थी, ठीक, and it used to be a very comprehensive training program. They had a training academy also in Karachi, और उसके बाद ये था दूसरी अट्रैक्शन बीसीसीआई में जो थी particularly, वो ये थी कि इंटरनेशनल असाइनमेंट, इंटरनेशनल पोस्टिंग्स के ऊपर भी भेज देते थे उनको। At that point of time, if I remember correctly, BCCI had operations in at least I think 50 to 60 countries, if not more. So it was quite a big attraction. But I somehow, since I had been educated, at least my higher studies I had done from the US,
So I had a bias in favor of the American banks, so I joined Bank of America when they offered me a position as a management trainee. अच्छा, फैमिलीज के अंदर भी एक बैंकर जो है ना बड़ा नोबल प्रोफेशन माना जाता था ना, खासतौर पे जो बच्चों के रिश्ते भी आते थे तो बैंकर तो एक बहुत ही क्या कहते हैं प्रीमियम क्लास कहलाती थी। Am I right? मुझे ऐसा लगता है कि हाँ नहीं, यू आर एब्सोल्युटली राइट, होता था। यू आर एब्सोल्युटली राइट, बट मेरी अपनी फैमिली में यू नो व्हेन आई लुक बैक, उस वक्त तक कोई बैंकर्स नहीं थे। ओके। एंड आई वॉज द फर्स्ट बैंकर इन माई फैमिली। ये जरूर है कि फिर बाद में यू नो मेरे कुछ कजन्स वगैरह और मेरी एक्सटेंडेड फैमिली में भी यू नो देयर वर a lot of people who actually pursued banking as their career, but I was the first banker in my family. मेरी फैमिली में ज़्यादातर लोग सिविल सर्विसेज में गए थे। My father himself was from the civil services, and he had actually wanted me to do CSS and become a civil servant, of course, but somehow I was not really convinced. And I had an independent mind of my own, and I thought that it would be better to go into the private sector. And within the private sector, as I said earlier, banking seemed to be a very exciting, very challenging field. So that's why I went into banking. Yes, you are absolutely right. Bankers की एक ज़माने में तो बहुत ज़्यादा respect होती थी. Yes. You know, any banker was considered to be a very trustworthy person as well. So वो अगर आप मुझे इजाज़त दें कहने की, वो आई थिंक उसमें जिस तरह और प्रोफेशंस में भी कुछ डिटीरियोरेशन हुई है, सो वो जो एक लेवल था, वो जो एक प्रेस्टीज थी, वो अब जरा यू नो कुछ कम हो गई है. सो इट इज स्टिल कंसिडर्ड टू बी अ प्रीमियम to be a banker. You know, banking industry is very vast. They offer excellent career opportunities. So वो तो सब चीजें हैं. I think जो बैंकर था वो खुद एक कंसल्टेंट था उस वक्त, एंड उसका ट्रस्ट लेवल बहुत ज़्यादा था. That's right. आई थिंक मिस सेलिंग का जो कॉन्सेप्ट है वो भी बाद में जाके इंट्रोड्यूस हुआ, क्योंकि ऐसी चीज़ें हुई तो मिस सेलिंग हुई. तो आज हम बैंकर को ट्रस्ट नहीं करते और उसकी कॉल्स अवॉइड करते हैं. अगर बैंकर की कॉल आती है तो वी नो कि वो लोन्स के लिए, क्रेडिट कार्ड्स के लिए, एक जनरल रिटेल की भी अगर हम बात करें, वी अवॉइड दोज कॉल्स. और हमें ये भी पता है कि इवन कॉर्पोरेट में भी जिस तरह से कम्युनिकेशन होती है, जो फाइन प्रिंट्स होते हैं जो वर्बली डिस्क्लोज नहीं किए जाते, सो ये मैं बिजनेस साइड की बात कर रहा हूँ. एंड ऑन द अदर साइड कंप्लायंस हैज़ एंटायरली चेंज्ड, क्योंकि वो सारे के सारे जितने भी मेन जो स्टार्ट हुआ आपका फाटेफ, एंटी मनी लॉन्ड्रिंग, सो दैट वाज बिकॉज ऑफ द बैंकिंग सिस्टम. इवन BCCI पे भी जो मेन जो इल्ज़ामात लगे थे, डेट वर रिलेटेड टू मनी लॉन्ड्रिंग. हालांकि उस वक्त कोई भी ऐसा बैंक नहीं था जो वो काम ना करता हो, क्योंकि उस वक्त ऐसे कोई चीज़ें नहीं थी. बट आई डोंट नो वेदर इट वाज टारगेटेड और नॉट, बट स्टार्ट जो एक बहुत बड़ा स्टार्ट का सहरा वहाँ से भी जाता है, ये जो फाटेफ और एंटी मनी लॉन्ड्रिंग वो चीज़ें. जी बिल्कुल, आपने सही कहा. बेसिकली आपके कमेंट्स हैं उसमें 2-3 पार्ट्स हैं या 2-3 एलिमेंट्स हैं. एक तो आपने जिक्र किया मिस सेलिंग का. यस, दैट इज अ ह्यूज इशू, एंड नॉट ओनली इन पाकिस्तान बट आई वुड से आउटसाइड पाकिस्तान एज वेल. आपने बाज बैंक्स मसलन वेल्स फार्गो बैंक जो है 4-5 साल पहले, 5-6 साल पहले, there was a huge scandal you know that emanated from Wells Fargo Bank. Yes. और उसमें भी यही बेसिकली जो सामने आया था वो यही था कि देयर वाज अ मॉरल हैजर्ड, क्योंकि टारगेट्स जब आपको बिल्कुल अनरियलिस्टिक दे दिए जाए ऑन द बिजनेस साइड, ठीक है ना, इफ दे आर नॉट अनरियलिस्टिक, सॉरी इफ दे आर अनरियलिस्टिक, then it becomes you know I won't say that it becomes a matter of life and death, but still उसमें ये होता है कि बोनसेस लेने के लिए, प्रमोशंस लेने के लिए और कई दफ़ा तो अपनी जॉब रिटेन करने के लिए you have to sell your products very very aggressively. And you know sometimes you know customer accounts like they were opened in Wells Fargo Bank, but then there used to be a requirement of bringing in at least 8 more
accounts pertaining to various products of the bank for each and every customer. I think they used to call it 8 for 1, something like that was the slogan that was given to that aggressive campaign. So they ended up opening certain customer account extensions, for example, personal loan की खोल दी, auto loans, home loans. तो उसमें वो कस्टमर की consent भी नहीं ली गई थी. So that was discovered through whistle blowing. So कहने का मकसद ये है कि ये जो आपका moral hazard है ना, ये अब बहुत ज़्यादा बढ़ गया है banking industry में. So you know that is one reason that the bankers have lost that trust in the market as compared to the levels that it used to be. I would say until a few years ये back. वेल्स फार्गो कितने साल पुराना होगा? 150 साल 200 साल हो चुके हैं इस बैंक को? बिल्कुल ये it is one of the very well established and oldest banks in the US. Absolutely. So उनकी हिस्ट्री एक तरफ है और फिर इस तरह की जो चीज़ें जो अभी नज़र आती है लास्ट से 10-20 years में. जी बिल्कुल. ये जो है I would say कि recent times में I would say that over the past decade or maybe couple of decades this has become more of an issue, you know. और उसमें सिर्फ वेल्स फार्गो ही नहीं है, उसमें बेशुमार और बैंक्स भी हैं. I mean the world over. Yes. They try to make compromises, they try to cut the corners, and as a result, you know, they end up breaching not only the regulations but they breach the trust of the customers as well. Yes. अब आपने मिस सेलिंग की बात की तो कुछ ऐसी प्रोडक्ट्स हैं, फॉर एग्जांपल बैंक एश्योरेंस, जो कि ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि बाकी दुनिया में भी कुछ बैंक्स, मेरे हिसाब से तो बैंक एश्योरेंस इज इक्वल टू मिस सेलिंग. दैट्स राइट. दिस माय डेफिनेशन ऑफ बैंक एश्योरेंस. मैंने भी अपने बैंकिंग करियर में देखा और यू नो व्हेन आई यूज्ड टू गो टू वेरियस branches to, you know, sort of meet the staff and the customers, I have myself met with some customers who were retired pensioners or they were, let's say, not that much educated, and the bank had sold them certain products and services which they didn't even need to have. Yes. और उनसे you know साइन करवा लेते हैं कागज बगैर बात को पूरी तरह समझाए. Although to give credit to the State Bank of Pakistan, they have certain very elaborate procedures. You know, there is market conduct that is expected by the State Bank of Pakistan, and there are very clear, I would say, guidelines on that. But फिर भी, you know, wherever it is possible, sometimes the bankers, under the pressure of very aggressive, very far stretched kind of targets, they actually resort to mis-selling, which is very, very unfortunate. दूसरी चीज़ आपने बात की थी, you know, FATF की जो recommendations हैं या requirements हैं, 91 जब BCCI जो है वहाँ you know इसको बंद किया गया. You're absolutely right. One of the reasons it was closed down was because there was a sting operation which was conducted by the US authorities, agencies, and they found that money laundering was taking place. Okay, so I won't go into too many details of that, but एक और trigger जो हुआ था, that was 9/11 in the US. उसके बाद से money laundering as well as terrorist financing, they became very high priority risks which had to be managed and mitigated. So in the US there was quite a bit of revamping of their laws. For example, the US Patriot Act, you know, और इसके अलावा भी you know जो उनका BSA यानी बैंक सिक्योरिटी एक्ट जो है, बैंक सिक्योरिटी एक्ट, वो जो है उसके अंदर काफ़ी सारी चेंजेस की गई and a lot of new requirements were also, I mean, introduced or they were strengthened. So उसके बाद से फिर you know FATF जो है वो तो खैर उससे पहले की है. I think ये, if my memory serves me right, it was established in 1989. Okay, so उस वक़्त
से उनका काम यही है कि वो recommendations और working papers और guidelines, standards वगैरह इशू करते हैं, which pertain to different dimensions. You know, for example, you will be able to find guidelines on corruption. You will be able to find trade-based money laundering guidelines. आई वुड लाइक टू स्टॉप, एक छोटा सा ब्रेक। नाज़रीन आप इश्तिहार देखिए, 1 मिनट में हाजिर होते हैं। जी वेलकम बैक नाज़रीन। फैज़ल साहब आप हमें बता रहे थे ब्रेक के जाने से पहले रिगार्डिंग FATF। तो ये फॉर्म तो बहुत पहले हुआ था, बट इसमें डेवलपमेंट आई एंड देन स्पेशली द 9/11 पार्ट की वजह से ये बहुत जी इसमें जो है रिक्वायरमेंट्स भी और ज़्यादा स्ट्रिंजेंट होती गई, और बेसिकली इसमें मैं तो ये कहूँगा कि इट हैज़ हेल्प्ड एक्चुअली द एंटायर वर्ल्ड इन कीपिंग अ क्लोज eye on the undesirable activities like money laundering, terrorist financing, proliferation financing, जो आपके weapons of mass destruction हैं, उनके फैलाव को रोकने के लिए। और इसके अलावा ये है कि अब जो नए एरियाज आ रहे हैं, फॉर एग्जांपल क्रिप्टो करेंसीज हैं, उसके ऊपर भी FATF में काफ़ी काम हुआ है। सो इस किस्म के रिस्क which rise due to newer products and services and newer technologies as well. So they have also been in the scope of FATF. जहाँ तक पाकिस्तान का ताल्लुक है FATF का, Pakistan is still in the grey list, as I think a lot of people know. उसमें काफ़ी काम भी हुआ है पाकिस्तान में। जो सारे जो भी स्टेक होल्डर्स हैं, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान है, और इसके अलावा जो आपका FIA, आपका जो NAB वगैरह हैं, उन सारों ने मिल के, एंड आई वुड आल्सो इंक्लूड SECP, द सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान एज वेल इन इट। सो कलेक्टिवली, कोलैबोरेटिवली, आई थिंक ऑल दीज ऑर्गेनाइजेशंस have worked really hard to basically come up to the standards of FATF. अभी भी लेकिन मेरा ख्याल है कि जो एक्शन प्लान FATF ने दिया है, because they keep changing the goal post. So उसमें अभी भी there are, I would say, certain action points that need to be addressed. But उसमें मैं ये कहूँगा कि बेसिकली जहाँ तक लेजिस्लेशन और पॉलिसी मेकिंग का तल्लक है, उसमें पाकिस्तान हैज़ शोन, आई वुड से, रिमार्केबल प्रोग्रेस। अब देखना ये है कि जो इफेक्टिवनेस ऑफ इम्प्लीमेंटेशन ऑफ ऑल दीज recommendations which have been translated into our local regulations as well, उसमें पाकिस्तान जो है वो कैसा परफॉर्म करता है। सो फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम बात करते हैं कन्विक्शंस की और फिर पनिशमेंट्स की भी, टू बी गिवन टू द मनी लॉन्ड्रर्स एंड अदर आई वुड से क्रिमिनल्स, फाइनेंशियल क्रिमिनल्स, तो उसमें व्हाट यू एक्चुअली सी इज़ दैट कि उसमें अ लॉट needs to be done. There is still a big room for improvement in them. That may be due to the slow justice system that we have, or it could be due to certain gaps that exist in the way these cases are prosecuted by the government. So ये कुछ हमारे gaps हैं जो कि I think इंशाल्लाह जल्द I think address हो जाएंगे। मुझे एक चीज़ बताइए, ये चीज़ें क्या पाकिस्तान के हक़ में बेहतर हैं या नहीं है? मैं समझता हूँ कि बेहतर है, कंप्लायंसेस और फाटिक। अच्छा, हम जो फोकस करते हैं, हमारा एक माइंड सेट है कि एक चेक लिस्ट है, तो इस चेक लिस्ट को पूरा करने के लिए ये चीज़ें करनी है, तो ये डॉक्यूमेंटेशन कर दिया हमने, ये पॉलिसी ले आए, ये लॉ ले आए, ये फला हो गया, ये चीज़ें लाए, टिक 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 टिक, ठीक है। तो जब मैं उसकी लिस्ट देखता हूँ पाकिस्तान की या वर्सेस मे बी इवन USA की, ठीक है, मुझे पाकिस्तान ऑन पेपर बेहतर लगता है USA से।
आप अगर लिस्ट कंपेयर करेंगे ना, जो मैं बात कह रहा हूँ मैंने पाकिस्तान की देखी है, अभी जो लिस्ट है इस वक्त की। अच्छा, फिर लोग सोशल मीडिया पे चिल्लाते हैं, वो लिस्ट शेयर करते हैं कि हमारी तो ये कंप्लाइंसेस हैं, हम तो 98% कंप्लाइंस कर रहे हैं, या ये कर रहे हैं, हम तो यूएसए से भी बेहतर है, फला से भी बेहतर है। वो तो वाइट लिस्ट में, हम क्यों ग्रे लिस्ट में? तो इसका मतलब कि चेक लिस्ट होने के बावजूद भी दे डोंट गो ऑन द चेक लिस्ट। हालांकि वो पब्लिश कर देते हैं कि आपने ठीक है टिक बॉक्सेस कर दी, तो उसके पीछे भी चीज़ें हैं ना। और 6 महीने पहले जो है वो आपकी चेक लिस्ट जो थी उसमें आप से 70% पे थे और आज 95% पे आ गए, तो कैसे आ गए 6 महीने में? ठीक है, ये सवाल हम भी तो करते हैं ना, हम भी तो एजुकेटेड इंटेलिजेंट लोग हैं, तो वो भी तो समझते हैं ना। तो सवाल कि क्या ये चेक बॉक्स एक्सरसाइजेस, इवन हमारा, आई कैन से ऑन कैमरा एज वेल, इवन एससीसीपी, स्टेट बैंक, हम क्या करते हैं जब बैंक, हम एज अ बैंकर, एज अ कंपनी देखते हैं, हम उनकी गाइडलाइन को एज अ चेकलिस्ट टिक बॉक्स एक्सरसाइज के तौर पे कर रहे होते हैं। और हमारा रेगुलेटर बुरा भी नहीं मानता, हमारा रेगुलेटर हमें चैलेंज भी नहीं करता, हम पे ना वो पेनलाइज करता है ना पीछे जाके देखता है। तो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन द रेगुलेटर हियर एंड द रेगुलेटर आउटसाइड वर्ल्ड, फॉर एग्जाम्पल इन द यूएस। और जो फाटिफ की जो टीम है वो इसका मतलब थोड़ा डीप डाइविंग कुछ तो करती है, जिसमें सिर्फ वो लिस्ट को कंपेयर नहीं कर रही। या इन अदर वर्ड्स, ये तो एक साइड ऑफ द स्टोरी। या दूसरी तरफ जो सोशल मीडिया पे जो बंदा कह रहा है कि आप हमारे साथ जो है ना, आपने ज्यादती की हुई है एंड यू आर बायस्ड अगेंस्ट पाकिस्तान, या तो वो स्टोरी, दोनों में से कोई एक चीज ठीक होगी ना, योर ओपिनियन? वेल, आपने एक चेकलिस्ट अप्रोच की बात की, एंड ऑब्वियसली द आइडिया इज नॉट टू हैव अ चेकलिस्ट अप्रोच। ओके, आई थिंक इसमें जो आपको डिफरेंसेस आते हैं नजर, आपने एग्जांपल लेट्स से यूएस की दी या किसी भी वेस्टर्न कंट्री की हो सकती है एग्जांपल, एंड आपने उसको पाकिस्तान से कंपेयर किया, आपने एक सिंपल एडिशन की, उसका एवरेज निकाला या उसकी आपने परसेंटेज निकाली। लेकिन मेरे ख्याल में इसमें 2-3 चीजें आपको और भी देखनी चाहिए। आपको देखना चाहिए कि पाकिस्तान एज कंपेयर टू अदर कंट्रीज, इन दिस केस यूएस वगैरह, इज इट अ हायर रिस्क कंट्री और इज इट अ लोअर रिस्क कंट्री? अच्छा, रिस्क जो है उसके भी बेशुमार डिटर्मिनेंट्स है। ठीक, ओके, फॉर एग्जांपल एक इसका डिटर्मिनेंट है करप्शन। ठीक है, अभी काफी डिबेट हुई थी मीडिया में भी, यू नो, अबाउट द रिसेंटली रिलीज्ड ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल्स सीपीआई और द करप्शन परसेप्शन इंडेक्स। ठीक है ना, उसमें भी काफी बहस हुई थी कि यू नो पाकिस्तान क्यों स्लिप कर गया है एंड ऑल दैट स्टफ, एंड आई विल कम टू दैट लेटर ऑन। सो करप्शन इज वन थिंग, देन यू नो आपका जो जस्टिस सिस्टम है वो आपका कैसा है, आपकी इंस्टीट्यूशंस जो हैं उनकी गवर्नेंस कैसी है। सो ये सारे फैक्टर्स जो हैं वो भी तो आपको कंसिडर करने चाहिए ना, विच डिटर्मिन द रिस्क लेवल और द रिस्क रेटिंग ऑफ योर कंट्री। ठीक है ना, और इसके अलावा इसमें इसी के साथ एसोसिएटेड लाइक जो बाज़ल AML इंडेक्स है वो भी आपको देखना चाहिए एज फार एज यू नो मनी लॉन्ड्रिंग इज कंसर्न। उसमें भी इसी किस्म के फैक्टर्स जो हैं कंसिडर किए जाते हैं। सो जब आप ये इंडाइसेस या फैक्टर्स जब आप कंपेयर करते हैं अपने मुल्क के दूसरे मुल्कों के साथ, तो आपके कंट्री का एक रिस्क रेटिंग लेवल है जो कि बहरहाल हमारा बहुत हायर है। चाहे आप उसको यू नो ज्योग्राफी के भी पॉइंट ऑफ व्यू से आप देखें, उसको आप पॉलिटिकल और या इकोनॉमिक स्टेबिलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, जिस तरह मैंने भी अर्ज की कि आपका जो जस्टिस सिस्टम है वो आपका कैसा है, थिंग्स लाइक दैट। सो वो जब आप देखते हैं तो देन इट इज़ नॉट अ सिंपल मैटर ऑफ एडिंग अप ऑल द रिकमेंडेशंस दैट यू आर कंप्लाइंग विद एंड देन calculating the percentage. So I think that's a big difference. Secondly, आपने बात की कि is Pakistan being targeted? Are there any biases? उस पे देखें, उसमें काफ़ी discussion not only about Pakistan but certain other countries. It's not only Pakistan that has complained कि जी आप हमारे खिलाफ biased हैं या you know आपने हमारे साथ
ज्यादती की है. There are other countries, Morocco for example, you know they वो भी कंप्लेन करते हैं कि जी एज कम्पेयर टू कंट्री एक्स और वाई और सी आपने हमें जो है जरा टारगेट किया हुआ है. हाँ टारगेट किया हुआ है, थिंग्स लाइक दैट. But as I've said, that when you actually really objectively analyze these factors that I've just tried to explain, तो आपको पता लगता है कि आपका भी issue है, that is country specific. जहाँ तक targeting की बात है, उसमें discussion ये है, even some of the western countries, वहाँ भी जो हो रही हैं discussions, उसमें ये कहा जा रहा है कि जी you cannot basically ignore this fact that there is a political element also that is at play. वो आप उसको निकाल नहीं सकते. But that political element is not just unique or specific to FATF. जो भी आपकी international bodies हैं, and there are so many other bodies, चाहे UN है या जो कोई और है, उसमें भी there is obviously you can't say कि जी there is politics not at play. There is. तो मेरे नजदीक तो उसका भी फिर जो तोड़ है या जो एंटीडोट है वो यही होना चाहिए ना कि आप अपनी बुक्स तो ठीक रखें. सही. आप अपना जो भी आपने काम जो आपने करा उसमें आप किसी को you should not let anybody raise their eyebrow ठीक on this. तो मेरा ये इसके बारे में. So it's a combination, but मेरा ये व्यू है कि पॉलिटिक्स भी वहीं प्ले करती है जब आपके अंदर खामी होगी तो वही ना मैंने कहा कि आप अपनी चीज अपनी बुक्स तो आप ठीक रखें ना. अच्छा, इसी तरह से अगर हम वैसे भी कोई पॉलिटिकल इवन जो इलेक्शन की भी बात करें तो वो जो अगर धांधली भी होती है जी, तो वो भी ऐसे नहीं हो सकती कि पब्लिक ओपिनियन बिल्कुल एक तरफ हो. पहले पब्लिक ओपिनियन को लाएंगे ना अपनी तरफ, यानी प्री पोल भी आपको काम करना पड़ेगा जी, बिकॉज यू हैव टू शो ना कि ये पार्टी है, लोग इसकी आवाम है. आवाम में फिर आप आगे जाके रिजल्ट में अगर कुछ करते भी हैं तो स्टिल यू कैन जस्टिफाई. ऐसा नहीं हो सकता कि बिल्कुल एक नई पार्टी आपने खरीद की और कोई आवाम में भी नहीं है और अचानक से जो है वो बिल्कुल पावर में भी आ नहीं. इस तरह नहीं हो सकता. और आजकल के दौर में पर्टिकुलरली सोशल मीडिया का दौर है एंड पब्लिक ओपिनियन इन माय व्यू इज गिवन अ लॉट ऑफ वेट. सो इस तरह नहीं हो सकता कि आप बिल्कुल झूठ को भी तो सच का सहारा चाहिए ना. जी बिल्कुल. अच्छा, मैं थोड़ा सा इस तरफ आता हूँ. पीपल लाइक मी, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, लॉयर्स एंड अदर बिजनेस प्रोफेशनल्स जो कि एक्चुअली डेजिग्नेटेड नॉन बिजनेस प्रोफेशनल्स हैं. तो डायरेक्टली हम बिजनेस नहीं है, वी आर कंसल्टेंट्स, वी आर एडवाइजर्स. ठीक है, उनके ऊपर भी ये जो कंडीशंस हैं एक बहुत बड़ा फैक्टर इनका रोल है. नाउ क्या हम जो हैं वो इस मनी लॉन्ड्रिंग या इस सिस्टम का एक इफेक्टिव पार्ट है? डू वी हेल्प मनी लॉन्ड्रिंग टू टेक प्लेस? फॉर एग्जांपल एक कभी रिसेंट एग्जांपल है कि जो आपके लिस्टेड एंटिटीज हैं उनकी ट्रांजेक्शन जो होंगी वो थ्रू बैंकिंग चैनल होंगी. ये लो आ गया ना. अब वो बैंकिंग चैनल हमारे साथ कर लेता है, एक चार्टर्ड अकाउंटेंट फर्म के साथ कर लिया. हम जो है वो पीछे नहीं फॉलो करते, हम चेक में या कैश में या डीलिंग करते हैं. वो हमारे साथ तो हो जाएगा डिजिटल पे, पीछे से हम उसको सपोर्ट कर रहे होंगे. तो ये एक एग्जिस्ट तो करता है ना एक तरीका. और ये इसी तरह जब भी कोई नया रूल, कोई नई चीज़ें आती हैं तो हमारे लिए भी जो हम वो लोग जो ये काम करते हैं उनकी भी एक विंडो खुल जाती है एक अपॉर्चुनिटी की कि ठीक है ये आ रहा है, ठीक है हम फ़ायदा उठाएंगे इससे, हम ये सर्विस प्रोवाइड कर देंगे. जी बिल्कुल. योर व्यूज ऑन दैट? जी, आपने बात की DNFBPs की, designated non-financial businesses and professions, and absolutely not only accountants and lawyers, consultants, they are also in that category. There are real estate agents, who are also part of the DNFBPs category, and then there are jewelers also. Basically, anti-money laundering is a collaborative effort. Okay, it's teamwork. ये जो सारी categories हैं, including the bankers, we all are gatekeepers. ठीक है, ठीक है. कस्टमर्स बैंक्स के पास भी जाते हैं, कस्टमर्स एक ज्वेलर के पास भी जाएंगे,
और जो ज़रा ज़्यादा sophisticated customers हैं, they would also go to chartered accountants for their needs. For example, if they have to form a company, probably they'll go to a lawyer and perhaps a chartered accountant as well. So basically, before something comes to the bank, okay, there is a possibility that customer would basically touch base with one of these DNFPPs as well, who are also gatekeepers. ठीक है. So कहीं that is regulatory why- requirement है, कहीं need है. जी. So basically ये जो है अब इनके ऊपर भी रिस्पॉन्सिबिलिटी आयद होती है. ये ना सोचे कि जी जब ये बैंक के पास जाएगी, फाइनेंशियल अगर कोई इसके अंदर एलिमेंट्स इन्वॉल्व है, अगर बैंक के पास ये ट्रांजैक्शन जाएगी या बैंक अकाउंट जब खुलेगा तो बैंक खुद ही देख लेगा. That's not the way. I would continue this, but after a short break. Sure. Stay tuned. जी वेलकम बैक नाज़रीन. ब्रेक पे जाने से पहले हम बात कर रहे थे, स्पेशली मैं जानना चाहूँगा चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के हवाले से, और एक और मिसाल मैं आपको देता हूँ. स्टेट SECP ने अभी एक रिसेंटली एक लिस्ट जारी की है जिसमें तमाम चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के नाम हैं और उन कंपनीज के नाम हैं जहाँ वो ऑडिट करते हैं. जब वो मैंने लिस्ट देखी और मैंने जब उसके स्टैटिस्टिक्स देखे तो मैंने देखा कि एक फर्म जिसमें सिर्फ एक ही चार्टर्ड अकाउंटेंट है और वो more than 1000 रिपोर्ट्स पे साइन कर रहा है in a given year, and he is a senior one, means more than 60 years old. एक सीनियर CA एक साल में 1000 रिपोर्ट पे साइन कर रहा है without being assisted by his team. Absolutely. I mean, there you are. I mean, so you can imagine what kind of a role these chartered accountants can play in on both the sides in promoting transactions that are suspect, and also in promoting, I would say, on the positive side, they can actually stop, such transactions to actually take place. And they also have a requirement. They also have that obligation, in fact. To file any suspicious activity or suspicious STR की reporting उसके ऊपर भी absolutely. DNFPPs, they should are also. there to support actually. हम तो कहते हैं कि नहीं आपका मसला है आइए आप. तो है और 1000 ऑडिट एक साल में कैसे हो सकते हैं? नहीं हो सकते. थप्पे के अलावा एक बंदा तो वो तो थप्पा ही लग सकता है और कुछ नहीं हो सकता. These are the glaring, I would say, irregularities, to use a very mild word. In my opinion, this could be fraud also. Somebody not actually conducting these audit reviews and just rubber stamping their reports. And at a very low cost. That's clearly. Maybe the cost is as low as 1000 rupees per rubber stamp. Yeah. So basically ये क्या है? मेरे नजदीक तो ये सिंपल धोखा है. ठीक है ना. आप ये जो चीज कर रहे हैं और ये जो अकाउंट्स है जिनको रबर स्टैम्प कर रहा है, obviously there are a lot of stakeholders that depend on these reports, and when they see this stamp of the chartered accountant, obviously that adds. I have even seen कि एक ही कंपनी 2 चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को अपॉइंट करती है और एक जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं वो बड़े अच्छे वाले होते हैं जिसमें बैलेंस शीट अच्छी नज़र आ रही होती है, जिसमें बहुत अच्छा प्रॉफिट आ रहा होता है, वो जाता है बैंक्स को, और दूसरी तरफ एक और किसी और CA फर्म से करवाती है ऑडिट और उसी कंपनी में एक सिग्निफिकेंट टैक्स लॉस आ रहा होता है, वो जाता है FBR में. Obviously, I mean यही है ना. These activities obviously should not be supported by the chartered accountants firms. Obviously, I mean they take the good statement or the financial statements which show better results to the banks so that they can get loans, etc. And then they take another statement to FPR so that they can get tax advantages, I guess. So now here comes another question कि ऐसे environment में कैप्स क्या है? क्या उसको पता नहीं है? should we train them? क्या उनकी basic education में ऐसी चीज़ें डालनी चाहिए
कि हम अकाउंटिंग, लॉ, ये सब टैक्स ये तो पढ़ाते हैं ना, तो गैप क्या है ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट में इनिशियल स्टेज व्हेन जब वो लोग जाते हैं, क्वालिफाई करते हैं, एंड आफ्टरवर्ड्स आफ्टर क्वालिफिकेशन, 5 years पोस्ट क्वालिफिकेशन, 10 years पोस्ट क्वालिफिकेशन, क्या आपको नज़र आता है, क्या गैप्स हैं ट्रेनिंग एंड नॉट जस्ट चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, ओवरऑल इन पाकिस्तानी सोसाइटी? I think overall, I'm obviously not a chartered accountant, but I know that chartered accountants obviously go through one of the most rigorous training programs. I mean, for as long as 5 years or 6 years. तो वो तो हम नहीं कह सकते कि उनको इस चीज़ का पता नहीं है. And as much as I know, जो भी institutes of chartered accountants है, चाहे पाकिस्तान में हो या पाकिस्तान से बाहर हो, you know, they've got a code of ethics also, जो कि बड़ा detailed I think होता है. I mean, compared to some of the other organizations, they've got a very detailed code of conduct or code of ethics. So obviously, जो gap है वो यही है कि you know, that code of ethics or code of conduct is not being adhered to. And I would say that to a similar extent this applies to banks also. ठीक है, training programs could be there, although I must say that training and development in the banking industry has also, I would say, reduced quite a bit, substantially. I mean, in the right areas, I would say. और इसके अलावा कल्चर जो आपका है आपकी ऑर्गेनाइजेशन का, दैट्स वेरी वेरी इम्पोर्टेंट माइंडसेट. वो जो पीटर ड्रकर ने कहा था ना कि कल्चर ईट्स स्ट्रैटेजी फॉर ब्रेकफास्ट, तो यू नो you can actually alter that statement and say that that culture eats compliance for breakfast as well. You can have very good policies, procedures वगैरह, but if the right ethical culture is not there, अगर वो right DNA नहीं है, मतलब ऑर्गेनाइजेशन में आप जो मर्जी कर लें, तो आपको इस किस्म की ब्रीचेस, इस किस्म के कॉम्प्रोमाइजेस जो हैं वो आपको मिलते जाएंगे. एंड इन मेनी केसेस these are intentional compromises just to gain more business, and obviously you know, that enhances your promotion prospects as well, whether you work in a bank or in a firm of chartered accountants. ठीक है ना, वो तो बात, I think that's an uncomfortable truth, but I just talked about moral hazard there. So वो है. So culture को जो है ना आपको build करना है, और आपका culture कैसा होना चाहिए? आपका culture एक ethical culture होना चाहिए. Ethical culture जो है किस तरह develop होता है, किस तरह strengthen होता है? You know, you start with the values of your of your companies. कि यू नो, हमारे यहाँ मैंने देखा है, और मैं ये जो ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट प्रोग्राम्स भी कई करता हूँ, एंड दैट्स अ वेरी सैड ट्रूथ अगेन, कि एम्प्लॉयज़ ऑफ मैनी ऑफ द कंपनीज और बैंक्स, आई मीन इंक्लूडेड, उनके एम्प्लॉयज़ को अपनी वैल्यूज़ का, जो कोर वैल्यूज़ उनकी होती हैं, कॉर्पोरेट वैल्यूज़ होती हैं, उनका पता नहीं होता, या अगर पता होता है तो दे जस्ट रैटल ऑफ दोज. अच्छा, हाँ जी, ये हमारी वैल्यूज में मेरा ये पॉइंट है, एक तो होती है लिखी हुई वैल्यू और एक होती है एक्चुअल. एग्जैक्टली, मैं उसी तरफ आने लगा था कि वो वैल्यूज तो आप आपने लेट्स से फॉर एग्जांपल इंटेग्रिटी, रिस्पेक्ट वगैरह, आपने कह दी, बट उसका मतलब क्या है किसी को नहीं पता. You see, वो बहुत कम लोगों को है पता. उसमें आपको आप वो वाला कल्चर के आप जो है कैसे करते हैं, यू लिंक these values to the ethical imperatives for your organization. I can tell you of my own experience in ABN AMRO Bank. You know, when I had just joined that bank back in 97, when I had left Bank of America, उसमें उस वक्त you know, जो बैंक की corporate values, core values जो थी, they had been sort of, I would say, reviewed and revised. So what had they done to sort of cascade those values across the organization? You know, हमें वहाँ से बकायदा tool kits आई थी कि this is the way you have to explain these values. This is the way you have to explain, you know, by way of examples, real life examples. So we were able to sort of not only create very strong level of a very high level of awareness, बल्कि उसमें हमने implement किया था, उसमें you know, we were supposed to appreciate
formally, I mean, those people who had exhibited or demonstrated those values. जी जी वैसे सबसे 2 मिनट बाकी हैं एंड आई वुड लाइक टू गो फॉर द रैपिड फायर राउंड Okay, सबसे sure. पहले तो आपका एक रैपिड फायर वही पूछ लेते हैं कि कंप्लायंस एज अ सर्विस एज अ वैल्यू एडिशन या कंप्लायंस इज जस्ट के कॉस्ट है और रिक्वायरमेंट है तो करना है. No, compliance is not just a cost. It adds a lot of value. It gives you competitive advantage also as compared to the other companies. There is a definite return on investment, in compliance services. Zabardast. Leadership for you. For me, leadership is, I would not use any complicated sort of description or definition, but I would say that leadership means that you are able to convince a certain group of people towards not only following but owning the goals or the objectives of an organization. Young population, is it a dividend or disaster? Pakistan के नौजवान आवाम. I mean, young population, we talk a lot about the youth bulge in our demographics, जो हमारी population की हैं. But I think it's a double-edged sword. अगर आप इस youth को properly educate नहीं करेंगे, groom नहीं करेंगे, तो ये फिर आपके लिए disaster है. अगर आप उनको properly educate करेंगे, तो obviously you will be able to realize dividends from them. It is as simple as that. Industry 5.0. Yeah, Industry 5.0, obviously there are a lot of exciting things going on, and we all know that it is going to be highly technology driven and data driven. So data, I mean, कहते थे कि जी data is the new oil. So I would like to use the words of Qasif Shahid, my old colleague and friend from AB Namro, who is now the head of Finja. That's a company which is involved in fintech. So he says that data is actually sunshine. So he has tried to give a new term, a new label to data and its importance. So it's मैं ये एक extreme word तो नहीं use करूँगा कि it's all going to be about data, but very largely I would say that it is going to be data driven. Sir, last question. Economics और taxation. Yeah. जब भी इसकी बात करते हैं बीच में कहीं से पॉलिटिक्स तवक पड़ती है, कैसे हम इसको सेपरेट रखें? आप इसको सेपरेट तो नहीं रख सकते ना. I mean, how can you actually do that? आपकी जो legislation है वो कौन करता है? These are politicians who are sitting in the legislature. ठीक. Politics and economy, they are intertwined, जिसको आप political economy कहते हैं. So बस ये है आपने ensure करना है कि whatever decisions or policies or laws are made by these politicians in the assemblies, there has to be national interest and there has to be public good, चाहे taxation है या कोई और भी area है. बहुत बहुत शुक्रिया फैजल साहब. बहुत ज़्यादा इंसाइट्स हैं, बहुत नॉलेज है माशाल्लाह आपकी. प्रोग्राम का वक्त हमेशा कम ही होता है, तो फिर अगर आप हमें कभी टाइम दें. सो डिटेल डिस्कशन, बहुत सारे ऐसे एरियाज हैं, हमने थोड़ा सा उनको टच किया, but I think there is lot more. Thank you very much, Shehzad, and I would like to thank VenusHD channel as well for inviting me and giving me this opportunity. बहुत शुक्रिया. नाज़रीन, यहाँ वक्त ख़त्म होता है हमारे शो का. इजाज़त दीजिए. अल्लाह हाफ़िज़.